हेलो दोस्तों। अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ लिया था। अब जो कि एक बहुत ही बेसिक सा टूल्स था फिजिक्स को समझने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है, तो लिखेंगे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ branch of physics which deals with the motion of particle or body or bodies in space and time। ठीक है, तो किस यहाँ से अब मैकेनिक्स का दो पार्ट होता है। मैकेनिक्स का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक होता है डायनामिक्स। तो इसमें क्या है, ये दिस इसमें क्या है, ये है डील्स विथ द मोशन regardless of the causes। मतलब क्या हुआ कि जब काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में ये पढ़ाया जाएगा या ये देखेंगे कि इसमें मोशन हो रहा है तो मोशन का रीजन या किस वजह से हो रहा है ये हमें नहीं पढ़ना है, बस मोशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ना। और इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बताएगा द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है, जब आगे जाएंगे तो डायनामिक्स पार्ट जब रहेगा तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉज क्या क्या रीजन है, किस वजह से हुआ। इसमें विदाउट कॉज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में क्या है, तो पहला है वन डायरेक्शनल या फिर 1D मोशन। 1D मोशन कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, सपोज ये एक्स एक्सिस में जा रही है ओनली, और इसको किसी एक ही कोऑर्डिनेट से दिखा रहे हैं तो वो 1D मोशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है 2D मोशन। 2D वन डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन। इसमें क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट हमको दिखाना पड़ेगा। इसमें x और y, एक किसी प्लेन पे x और y दो कोऑर्डिनेट का यूज से किसी ऑब्जेक्ट पार्टिकल के मूवमेंट को दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे 2D मोशन। और 3D मोशन तो क्या होगा, 3D मोशन में क्या होगा, इसमें तीन कोऑर्डिनेट अपने को लगेगा x, y और z। in this motion 3D motion we need three coordinate for defining the motion। okay उसके बाद क्या है, ये हो गया मोशन के बेसिस पे, मतलब किस मतलब अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन
मतलब किस डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इसके बाद क्या है, और एक और मतलब क्या बोलते हैं बेसिस है उसको फाइंड आउट करने पर कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेटेड है, नॉन एक्सीलरेटेड है, ये सब चीज़ है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी को 2i + 3j - 4k अगर लिख दिए, अगर और ये पूछे कि ये कौन सा क्या बोलते हैं, इसके किस कैटेगरी में आता है, इस तीनों में से कौन से कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका जो वेलोसिटी है इसका जो वेलोसिटी है वो इसका जो वेलोसिटी है ये आई जे के तीनों डायरेक्शन में है, तो इसको 3D डायरेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, 3D डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ये मोशन कर रहा है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम पढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन, तो पहला ले लेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, सपोज एक कोई पॉइंट है, इसको x, y, z, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को या फिर इस पॉइंट को, इसको सपोज p मान लिए, तो इस p को अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, किसी ओरिजिन को अगर रेफरेंस लेकर के इस पॉइंट के बारे में अगर मैं एक वेक्टर लिखूं, तो कैसे लिखेंगे इसका, तो पोजीशन वेक्टर अगर इसके लिए rp लिखेंगे, ठीक है, या मैं इसको सिंपल नाम दे देता हूँ, a नाम दे देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और इस पॉइंट का नाम है a। ठीक है, तो इसको अगर इस प्लेन में चेक करेंगे, तो यहाँ से जो एक ये इस तरह से रे मैच करेगा, तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे r ऑफ a। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, इसका r a लिखेंगे। ये अगर ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और यहाँ से जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे a क्या, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसको OA लिखेंगे। ठीक है, मतलब टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, a पे हो रहा है, OA को, और इसको इस तरह से लिखेंगे x i + y j + z1 k। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट b है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ से जब इस पॉइंट को जो मिलाएगा रे, तो इसको अगर बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखाएगा OB = x2i + y2j + z2k। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इस दोनों को मिलाने वाला जो एक लाइन होगा, इस दोनों को मिलाने वाला जो एक लाइन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे, अब इस तरह से अगर वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे, तो ये इसका हेड और इसका टेल, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे, तो इस तरह से ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा AB वेक्टर इक्वल टू, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इस तरह से समझाता हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे, RA वेक्टर प्लस
ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये होगा आर बी वेक्टर। जब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको जब अरेंज करेंगे तो ए बी वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर बी मतलब इस तरह से लिख दिया। अब जब ए बी एक पोजीशन ए बी को लिखेंगे तो ए बी कैसे लिखाएगा, आर बी के बदले ये वाला पॉइंट लिखेंगे, तो आर बी के बदले x2 i प्लस y2 z प्लस z2 k, ठीक है। अब ये आर ए पोजिशन वेक्टर के लिए लिखेंगे ये टर्म, तो ये टर्म क्या है, माइनस x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। अब इसमें x2 माइनस x1 i कॉमन ले लिए, प्लस y2 माइनस y1, यहाँ j कॉमन ले लिए, यहाँ z2 माइनस z1, यहाँ k कॉमन ले लिए, ये हो गया आर बी वेक्टर। इस तरह से हमारा एक जनरल टर्म लिख गया कि अगर आप ए बी वेक्टर को लिखना है या पोजीशन वेक्टर को लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसमें याद कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर, तो इसको लिखने के लिए बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको पहले लिखेंगे इस तरह से, और उसको माइनस कर देंगे ए बी वेक्टर। तो कोई भी अगर कोई ऐसे करके बोले ए बी वेक्टर लिखो तो ऐसे लिखेंगे आर ऑफ बी वेक्टर माइनस आर ऑफ ए वेक्टर, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ये दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दिखेगा हमको पोजीशन ए बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर पढ़ चुके हैं, अब वेक्टर पढ़ चुके हैं तो डिस्प्लेसमेंट को समझना थोड़ा इजी पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या है, जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ए से बी हमको जाना है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बट जब डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तो इस दोनों के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिख लेंगे, तो डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का लिखेंगे इट इज द एक्चुअल path length covered by a moving particle or body in a given time interval, ठीक है। अब वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मीन्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर that is a vector joining initial to final position, ठीक है।
जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको, एक डायग्राम ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो एक पॉइंट लेता हूँ A और एक पॉइंट ले लेता हूँ C, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर किसका हो जाएगा, इसका A हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है। तो R ऑफ C हो गया और R ऑफ A हो गया, ठीक है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पहले था, बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो ये ऐसे करके जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, तो ये ठीक है, इसको जैसे भी ये पाथ जो ट्रेवल करके आया, तो एक सेकंड, इसको मैं रफ फ्री हैंड से बनाता हूँ, थोड़ा सा खोल हो गया, ठीक है। ये A है, ये C है, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा। बट जब डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये यहाँ से ज्वाइन था, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब पार्टिकल A से C तक मूव किया, A से थ्रू भाया ABC ऐसे करके ABC करके गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज द एक्चुअल पाथ ऑफ ABC। तो ये जो डिस्टेंस पाथ है, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला पार्ट है। तो इसको लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन, लाइक C माइनस, इस तरह से, मतलब RC का पोजीशन वेक्टर इसका माइनस पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो हुआ, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक नोट यहाँ लिख लेंगे, एक नोट लिख लेंगे कि एक नोट लिख लेंगे, if a particle move in a straight line without change in direction, then the magnitude of displacement is equal to the distance travel, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ये डायरेक्शन विदाउट चेंज किया हुआ, तो जैसे डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो यही जो डिस्टेंस होगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा किससे कम होगा, ये डिस्टेंस से कम होगा। ये इक्वलिटी का साइन कब है, जब इक्वल टू का साइन कब तब है, जब ये स्ट्रेट लाइन पे विदाउट कोई डायरेक्शन चेंज किए हुए मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, उस केस के लिए ये डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। अब आगे क्या है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज
एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिस्टेंस को डी से डिनोट कर देता हूँ मैं, टोटल इसको छोड़ दीजिए, ऐसे हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे, एवरेज को लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हो गया हमारा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर और आर ऑफ आई को लिख देता हूँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम बता दिए, और कैलकुलेट कर लिए, जब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तब यहाँ से सारी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ देखना है, ये जो है एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हमने यहाँ दिखाया है पोजीशन वेक्टर दिखाया है, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन दिखाया है, पर जबकि इधर क्या दिखाया है, इधर से हम ओनली डिस्टेंस दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब आगे कुछ इसमें कुछ डेफिनेशन पॉइंट है जो आगे के वीडियो में बताएंगे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 2-3 फार्मूला है, उसके बाद फ्री फॉल वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तब थैंक यू।